एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का आज मेरे इस सेशन में, जिसमें हम लोग सीडीपी की क्लास भी करते हैं और इंग्लिश के को भी कंटिन्यू करते हैं। तो आज की इस क्लास में, आज की ये जो क्लास है वो सिर्फ बीएड स्टूडेंट्स के लिए है। बीएड और जो एमएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी यानी कि डीएलएड कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास है। तो इस क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है हमारा, वो कैसे डेवलप किया जाता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ते जो हैं उसको भी कई शिक्षाविदों द्वारा तय किया जाता है कि ये जो पाठ्यक्रम बच्चों को दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, क्या वो उनके लिए उनका सर्वांगीण विकास करने में सक्षम है, क्या वो उनका शैक्षणिक और सशैक्षणिक विकास कर सकता है। तो ये सब चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाठ्यक्रम को अफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी चीज़ों का पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास का अर्थ देखिए। पाठ्यक्रम विकास का अर्थ एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है और कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से ये ख़त्म होगा, इसका कोई पता नहीं होता है। नियोजन द्वारा छात्रों के व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना, सबसे पहले प्लानिंग करना और प्लानिंग द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाना तथा परीक्षण से यह जानना कि इस नियोजन से किस सीमा तक अपेक्षित परिवर्तन हुआ है। यानी कि हमने पहले प्लानिंग किया और उसको फिर हमने इम्पोज किया, और इम्पोज करने के बाद हमने उसे एवेल्यूट किया, मूल्यांकन किया, परीक्षण किया कि जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं वो किस हद तक बालक में परिवर्तन ला रही हैं, या जो हम उसे शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा उसको किस हद तक चेंज कर पा रही है, या उसमें किस हद तक उसका विकास हो पा रहा है बालक का। तो यही संज्ञा दी गई। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है। वेरी इम्पोर्टेंट लाइन की शिक्षा किस लिए दी जाती है? विकास करने के लिए, ताकि वो उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से और सभी मतलब कह सकते हैं कॉग्निटिव यानी मानसिक, शारीरिक, ये सभी पक्षों को लेकर उसका सर्वांगीण विकास हो सके। यह प्रक्रिया चक्रीय तथा निरंतर चलने वाली है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जब शिक्षा का उद्देश्य हर समय में अलग अलग रहा है, तो शिक्षा के जब उद्देश्य अलग रहे हैं तो उद्देश्यों को लेकर ही पाठ्यक्रम का विकास करना पड़ गया है। तो इसीलिए जब शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो फिर पाठ्यक्रम विकास करने के लिए भी हमें उसमें कुछ न कुछ चेंजेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड। उस करेंट टाइम में क्या आवश्यकता है, शिक्षा को किस तरफ मोड़ना है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों को पाठ्यक्रम के द्वारा लागू करना है और पाठ्यक्रम में किन किन तथ्यों को सुधार करने की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम का मनोविज्ञान से संबंध, पहली बात देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा विज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा विज्ञान नहीं है, ये मनोविज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र, समस्या के समाधान के लिए मनोविज्ञान की सहायता, ये आपका मनोविज्ञान है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आप देखते हैं, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, जो शिक्षक आता था वो पढ़ाकर चला जाता था, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि जो विद्यार्थी हैं उनका सर्वांगीण विकास हो पा रहा है और विद्यार्थी क्या करना चाहते हैं, विद्यार्थी की इच्छाओं को, उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को, उनकी योग्यताओं को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, शिक्षक एक सक्रिय कह सकते हैं डिक्टेटर होता था, यानी प्राथमिक स्थान दिया जाता था शिक्षक को, और शिक्षार्थी जो था वो गौण स्थान पर था। तो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था। तो इसीलिए अब हमें आवश्यकता पड़ी मनोविज्ञान की। तो इसीलिए शिक्षा में जब जो मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा तो उसी को हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। प्रोफेसर 2 के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो कि शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है।
किस शिक्षा में किन किन कौन सी स्थितियाँ चल रही हैं और शिक्षा में क्या किन चीज़ों को महत्व दिया जाना चाहिए और शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और शिक्षा में सबसे पहले किस चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसको गौण स्थान दिया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें तय करता है मनोविज्ञान। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पाठ्यक्रम विकास के मनोवैज्ञानिक निर्धारक। कौन से ऐसे निर्धारक हैं जो पाठ्यक्रम के विकास को निर्धारित करते हैं? कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें बताते हैं कि पाठ्यक्रम इस अकॉर्डिंग होना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में हमारी हेल्प करते हैं? तो देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य में भी सहायता करता है। वेरी गुड। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले यूज़ होता था उसका स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में। मानसिक रोगों में किया जाता था कि मनुष्य की दिमाग में होने वाली क्रियाएं, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके स्वभाव को समझने के लिए, उनके कारणों को, बीमारी के कारणों को समझने के लिए पहले मनोविज्ञान का प्रयोग होता था। बट जब से ये शिक्षा में आ गया है तो शिक्षा में इसका उद्देश्य ये रहने लग गया है कि बालक की अवस्था को समझो, बालक की रुचियों को समझो, बालक की परिपक्वता को समझो, उम्र आयु को समझो, उसकी मानसिक स्थिति को समझो, बालक की बुद्धि क्षमता, बुद्धि लब्धि जिसको कहते हैं वो समझो, और बालक की रुचियों को समझो, उसके अंदर क्या योग्यता है, अभिप्रेरणा, प्रेरित करो से, इन सब चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो इससे काफ़ी कुछ चेंजेस भी आया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार तैयार किया जाए। डिसाइड करता है कि हमें पाठ्यक्रम को किस तरीके से तैयार करना है, बालकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए तथा बालक का संपूर्ण ज्ञान को सुगमता से ग्रहण भी कर ले। क्योंकि शिक्षा में क्या है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है और किताबें भरी पड़ी हुई हैं, बच्चों में नीरसता है, बच्चे वो किताबों को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे कौन सी किताबें पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें, ये उनके बीच असमंजस बना रहता है। मान लीजिए बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है आपका साइंस में और आप उसे हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो हिस्ट्री में तो कुछ नहीं कर पाएगा। और हो सकता है अगर वो साइंस में रुचि ले रहा है, उसको अगर साइंस की शिक्षा दी जाए तो वो हो सकता है उसमें बहुत बेस्ट करके दिखा दे आपको। तो आवश्यकता इस बात की नहीं है कि बच्चा हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि वो बच्चा कुछ भी किसी एक विषय में दक्ष बन पाए, किसी भी चीज़ में उपलब्धि हासिल कर पाए। ठीक है, देखते हैं आगे। स्किनर ने ऐसा क्या कहा है? स्किनर ने कहा है, B.F. स्किनर, जिनका नाम है ब्रॉड फ्रेडरिक स्किनर, उन्होंने भी इस संबंध में उचित ही कहा है। क्या कहा है देखते हैं हम लोग। उपयोगी पाठ्यक्रम बालकों के विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं व सीखने के सिद्धांतों के अनुसार मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। सही बोला है इन्होंने कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो तभी उपयोगी है कि वो तो बच्चे को सीखने में हेल्प करे, उसके, ठीक है, सीखने में हेल्प करे और इजी हो, बच्चे के दिमाग में जल्दी फिट हो जाए। सबसे बड़ी दूसरी चीज़ है ये व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि हर बालक को इंजीनियर तो नहीं बनाया जा सकता है ना, और हर बालक को डांसर भी नहीं बनाया जा सकता और हर बालक शिक्षक भी नहीं बन सकता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यदि बालक में है तो उनको एक ही प्रकार की शिक्षा कैसे दी जा सकती है? जब वो पैदा ही अलग अलग क्षमताओं और अलग अलग योग्यताओं, अलग अलग रुचियों के साथ हुए, तब उनको आप शिक्षा भी अलग अलग देनी पड़ेगी। आपको एक ही प्रकार की शिक्षा आप सभी बालकों को नहीं दे सकते हैं। तो मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए ये सब चीज़ें, ऐसा स्किनर ने कहा है। देखते हैं पाठ्यक्रम विकास के निर्धारक कौन कौन से। आयु के परिपक्वता, विकास तथा पाठ्यक्रम निर्धारक। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिपक्वता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैच्योरिटी। सबसे बड़ी चीज़ है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी में क्या होता है मैम? मैच्योरिटी में ये होता है, मान लीजिए कोई बालक 10 वर्ष का बालक है और आप उसे अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, तो वो उसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो यही बात है, जो जीन पियाजे हैं हमारे, वो स्टेजेस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि उसकी जितनी आयु है, उसकी आयु के अनुसार उसे
ज्ञानार्जन करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि उसकी आयु को ध्यान नहीं दिया जाए। आयु के साथ शारीरिक मानसिक, क्योंकि उसका मानसिक विकास भी उसकी आयु के साथ ही होता है। आयु के साथ शारीरिक मानसिक विकास परिवर्तन को ही परिपक्वता कहा जाता है। परिपक्वता एवं मानव विकास की अनेकों अवस्थाएं प्रत्येक पहलू पाठ्यक्रम परिवर्तन में अत्यंत गहरा संबंध रखते हैं। यानी कि उसकी आयु है, जो उसकी जो परिपक्वता है, उसकी स्टेज है, उसकी मानसिक स्थिति है, वो लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसकी मानसिक स्थिति, क्योंकि बालक का कम आयु में कह सकते हैं पूरी मानसिक विकास तो नहीं हो पाता और ना ही उसका शारीरिक विकास पूरी तरह से हो पाता है। तो ये बात हुई है। आगे बोला है, मनोवैज्ञानिक निर्णय के कारण सिद्ध हो चुका है कि तर्क शक्ति का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया बात की है कि तर्क शक्ति का विकास कब हो जाता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। अतः पाठ्यक्रम परिवर्तन के इस तथ्य को ध्यान में रखकर प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक स्तर के तार्किक विश्लेषण एवं तार्किक ज्ञान संबंधी पाठ्यक्रम को स्थान दिया जाना चाहिए। इन्होंने बोला प्री प्राइमरी में और प्राइमरी में इस बात को ध्यान रखकर कि बच्चे का विकास बाल्यावस्था में, शक्ति का विकास बाल्यावस्था में ही हो जाता है। तार्किक क्षमता, उसकी तर्क शक्ति आ जाती है बाल्यावस्था में, तो उसे तार्किक विश्लेषण और तार्किक ज्ञान संबंधी भी चीज़ें उसकी करिकुलम में रखी जाना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा अभी छोटा है, उसको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ानी, ऐसा नहीं। मनोविज्ञान ने बता दिया है कि बाल्यावस्था में उसका विकास हो जाता है, तो आप उसे तर्क शक्ति उसकी बढ़ जाती है, तर्क करने की क्षमता उसमें आ जाती है, तो आप उसे तार्किक चीज़ें भी सिलेबस में दीजिए। आगे बात कहिए, विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं के अनुरूप बालकों के पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी? जैसे कि मान लीजिए आपकी गर्भावस्था, उसके बाद हुई बालक आया जब, उसके बाद हुई उसकी शैशवावस्था, फिर हुई उसकी बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था हुई। तो ये कुछ स्टेजेस हैं। फिर प्रौढ़ावस्था हुई। तो ये स्टेजेस जो हैं, इनके अकॉर्डिंग ही बालक का पाठ्यक्रम विकास में बालकों के पाठ्यक्रम का विकास करना चाहिए। वो जिस स्टेज पे पहुँचे उसी स्टेज पर उसे उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस पाठ्यक्रम मिलना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है कि बालक अपनी शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के अनुसार सुगमता से शिक्षा प्राप्त कर सके। बिल्कुल सही बोला कि बालक अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। पेस्टोलॉजी नामक विद्वान ने विकास के सिद्धांत को पाठ्यक्रम निर्माण व विकास में प्रमुख स्थान दिया। पेस्टोलॉजी एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने विकास के सिद्धांत कुछ बताए हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट कुछ बताए हैं, निरंतरता ऐसे ही बताए हैं, ठीक है। तो वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिप्रेरणा तथा पाठ्यक्रम। अब अभिप्रेरणा का करिकुलम पर क्या असर पड़ता है ये देखते हैं। अभिप्रेरणा किस हद तक आवश्यक है बालक को शिक्षा दिलाने के लिए? बालक को शिक्षा दिलाने के लिए अभिप्रेरणा का क्या रोल है? देखिए, अभिप्रेरणा तो एक्चुअली दो टाइप की होती है। एक तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, दूसरी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए आपने बोला शाबाश कर दिया, कुछ उसने बहुत अच्छा करके दिखाया तो आपने शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत ही सुंदर किया है और आगे करो, वेरी गुड दे दिया। इस तरीके की एक्टिविटीज़, या फिर आपने उसे क्या कोई पुरस्कार दे दिया, या फिर आपने उसे मौद्रिक पुरस्कार दे दिया। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी, हमारी मोटिवेशन आ जाएगा। वो भी कौन सा मोटिवेशन? बाह्य मोटिवेशन। लेकिन जब कोई बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आ जाता है? वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने आप से ही मोटिवेट होता है, और यही सच्चे शब्दों में यही अभिप्रेरणा है। वो शाबाश वाली और गिफ्ट देने वाली, और वो तो बस 5-10 मिनट या 2-4 दिन ही रहती है। और ये जो असली अभिप्रेरणा है कि भाई हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, भाई हमें एक मकान बनवाना है, हमें एक मकान बनवाना है, या फिर हमें एक नौकरी प्राप्त करना है, हमें एक शिक्षक बनना है। तो आप अपने आप से अंदर से मोटिवेटेड, ना कि आपको किसी ने बाहर रूप से मोटिवेट किया है, तो वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी, जो कि आपको अंदर से
एक ज्वाला की तरह अराउजल आपको करती रहेगी, अंदर से आपको अंदर से एक आग सी उत्पन्न करती रहेगी और आप उसमें उसके लिए एक्टिविटी करते रहेंगे। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए आप क्रियाएं करते रहेंगे। तो देखते हैं, अभिप्रेरणा का तात्पर्य उत्तेजना से है, एक्साइटमेंट से है। मैंने आपको बताया ना, आग जिसको बोलते हैं अराउजल, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी भी कभी कराएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन क्या है? कारण कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य और व्यवहार करता है। मान लीजिए कोई भी हमने एक्टिविटी की है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम मोटिवेट हैं। दो प्रकार दोनों ही हो सकती है, आंतरिक और बाह्य। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अपवाह नहीं, वाह है, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। परंतु दृष्टि से परंतु अभिप्रेरणा का तात्पर्य आंतरिक उत्तेजना से होता है। उदाहरण के लिए भूख एक आंतरिक उत्तेजना है। बिल्कुल सही कहा। जब भूख लगती है ना तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता है, वो क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है। उसको भूख लगने लग जाती है जब, तो वो किसी की नहीं सुनता है, क्योंकि वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। वो खाना भी बनाएगा, उससे बोलो 10 उठक बैठक लगाओ, वो उठक बैठक भी लगाएगा। उससे बोलो पूरा घर का सफाई करो तब खाना देंगे, तो वो पूरा सफाई भी करेगा, क्योंकि उसका उस टाइम पे लक्ष्य क्या रहेगा, उसको खाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भोजन करने के लिए प्रेरित होता है, परंतु भोजन की थाली है जिसे देखकर कोई प्रेरित हो गए, निश्चित नहीं। अभिप्रेरणा के प्रमुख 4 कारक निम्न हैं। एक तो है आपका उद्दीपक, चालक, आवश्यकता, उद्दीपक, अभिप्रेरक। आवश्यकता क्या? या तो अगर उस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी तो आप प्रेरित होंगे, ठीक है। कहते नहीं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो उसका आविष्कार करने का भी प्रयास करेगा। तो एक तो आवश्यकता हो गया। उद्दीपक यानी कि किसी लक्ष्य को अगर उसने अपने मन में ठान लिया है तो वो उसकी प्राप्ति के लिए एक्टिविटी करता रहेगा। और एक ये है आपका चालक और दूसरा है अभिप्रेरक। ये अभिप्रेरक है, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्धारित अभिप्रेरक का अत्यंत गहरा संबंध है। इन्होंने बोला है कि मोटिवेशन का करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत गहरा संबंध है। गहरा संबंध क्या है कि मान लीजिए जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा होना चाहिए जो बालक को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, बालक को पढ़ने के लिए तत्पर करे, बालक को ज्ञान निर्माण के लिए मोटिवेट करे, अभिप्रेरित करे। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्रम निर्धारण के सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है, जिसके अनुसार शिक्षा का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह बालकों को अधिगम हेतु भी प्रेरित कर सके। रुचियाँ, नवीनता, आत्म प्रकाशन के अवसर, अभिप्रेरणा की सकारात्मक विधियाँ, प्रशंसा, मैंने आपको बताया, प्रशंसा, भाव, वाह, शाबाश, गुड, वेरी गुड, सफलता का अनुभव इत्यादि आदि आदि। पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजन किया जाना चाहिए ताकि बालक शिक्षा प्राप्ति में रुचि ले, ठीक है। तो ऐसा मतलब वही चीज़ है ना कि इंटरेस्ट आएगा उसे, वो अंदर से मोटिवेट होगा तभी तो उसे इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। या तो उसे आवश्यकता होगी या वो किसी उद्दीपक को प्राप्त करना चाह रहा है, तभी वो उस चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये एक बात हुई। पाठ्यक्रम निर्माताओं को शिक्षकों तथा बालकों के सामने यह विकल्प रखा पाठ्यक्रम चयन, पाठ्यक्रम निर्धारण में अभिप्रेरणा का महत्व अत्यधिक है। बहुत सही बात कही है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए जो बालकों को अभिप्रेरित करे। थर्ड पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ द साइकोलॉजी की बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है ये कि व्यक्तिगत विभिन्नता। सबसे बड़ा काम साइकोलॉजी का जो रहा है, उसने क्या किया, उसने जो शिक्षा दी है ना, वो शिक्षा बालक को केंद्र में रख के दी है। उसने कहा है जो शिक्षा होना चाहिए वो बालक को केंद्र में रख के होना चाहिए। अर्थात बालक की रुचियों को, बालक की आयु को, बालक की योग्यताओं को, बालक के इंटरेस्ट को, ठीक है, इन सब चीज़ों को, उसकी आवश्यकताओं को, इन सब चीज़ों को किस में रखा जाए, केंद्र में रखा जाए। यानी बच्चा क्या है, बच्चा प्राथमिक है, बच्चा पहला
पहला ड्यूटी आप बच्चा है, सब प्राथमिक स्थान जो है वो बच्चे को दिया जाए, उसके बाद शिक्षक है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाठ्यक्रम ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य मैंने आपको बताया है पहले भी कि मान लीजिए एक ही घर के दो बालक भी कभी रुचि में, रंग रूप में, योग्यता में, बुद्धि में, इन सब चीज़ों में समान नहीं होते हैं, तो उन्हें शिक्षा भी समान नहीं दी जा सकती है ना। तो यही बात है, रंग रूप, गठन, रुचि, स्वभाव में भी अलग अलग होते हैं। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, कोई तेज स्वभाव का होता है। शैक्षणिक उपलब्धि में भी सेम नहीं होते। मान लीजिए एक लड़की है जो 99% ला रही है, 80%, एक लड़की है जो 50%। शैक्षणिक उपलब्धि में भी व्यक्तित्व संबंधी अन्य गुणों में भिन्नता से एक ही माता पिता के दो पुत्र या पुत्री अथवा बालकों में भी पूर्ण समानता नहीं होती है। यानी एक ही माता पिता के दो बालक भी समान नहीं होते हैं। तो ये हो गई व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। एक तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी आपकी हो गई, जो क्या करती है व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करती है। दूसरा एनवायरनमेंट। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी बालक के माता पिता क्या हैं, माता पिता हैं इंजीनियर, तो उसके अंदर भी वो कुछ गुण आ जाते हैं उस तरीके के, वो भी इंजीनियर बन जाता है कई बार। बट हालांकि जो एक साइकोलॉजिस्ट है वॉटसन, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि मुझे एक बालक दे दो, आप जो चाहो मैं उसे वो बना दूंगा। आप चाहो तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, आप चाहो तो मैं उसे चोर बना दूंगा, आप चाहो तो मैं उसे वकील बना दूंगा, आप चाहो तो मैं उसे साहित्यकार बना दूंगा, कुछ भी बना दूंगा, मुझे एक बालक आप दे दो। यानी उनका मानना था कि ना ही यानी कि वातावरण को वो फोकस करते थे कि वातावरण जैसा मिलेगा वो वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात हुई। तो कुछ कारक हैं, क्या है, वातावरण और वंशानुक्रमण। मान लीजिए कोई बालक भले ही मंद बुद्धि का है, कम बुद्धि का है, उसको वैसा वातावरण दीजिए तो वो वातावरण से कई चीज़ें सीख जाता है। ऐसा तो पियाजे भी कहते हैं कि बालक ज्ञान के स्वयं निर्माता है, सक्रिय निर्माता है। वो चीज़ों को खुद ही एक्सप्लोर करते हैं, खुद ही खोज करते हैं, खुद ही नई चीज़ों को, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ऐसा कहा है पियाजे ने। तो वातावरण भी इफेक्ट करता है। जाति प्रजाति, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आयु, उनकी एज उनको इफेक्ट डालती है इसमें, किसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता में। परिपक्वता, मेच्योरिटी। मान लीजिए किसी घर में कोई आया और उस छोटे बच्चे ने बोला, छोटे बच्चे ने उसके पैर नहीं पड़े, तो ये इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो भी छोटा है उम्र में, वो परिपक्व नहीं है। तो अगर मान लीजिए वही बड़ा बच्चा अगर ऐसे टाइप की एक्टिविटी करता है तो सब लोग बोलते हैं कि कितना बड़ा हो गया पर इसके अंदर इतनी समझ नहीं है, इस बच्चे का चारित्रिक विकास नहीं हुआ, इस बच्चे का नैतिक विकास नहीं हुआ अब तक की, और इसकी उम्र कितनी हो गई। तो परिपक्वता मैटर करता है। शिक्षा व आर्थिक दशा, ये सब चीज़ें भी, कभी कभी आर्थिक दशा भी किसी बच्चे को उसे हर क्षेत्र में पीछे कर देती हैं, पिछड़ा बना देती हैं, क्योंकि सभी बच्चों के पास सभी आवश्यकता की चीज़ें नहीं उपलब्ध हो पाती हैं। तो कई साधनों के अभाव में भी बालक क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। वहीं किसी माँ बाप का बच्चा है जिनके माँ बाप कमाते हैं बहुत ज़्यादा, और वहीं किसी मज़दूर का बच्चा है जिनके माँ बाप बहुत कम कमाते हैं, तो वो अपने बच्चे पे कम स्पेंड कर पाएंगे, उसकी रुचियों को कम ध्यान दे पाएंगे। वो जानते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको कुछ उसकी रुचियों को ध्यान देने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। और वहीं ये कोई अमीर व्यक्ति है जो कमाता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने बच्चों की रुचि को ध्यान रखेगा, वो अपने बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगा, और जितने पैसे की उसे आवश्यकता होगी वो देगा। तो ये बालक क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, और ये बालक आगे पहुंच जाएगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी। हालांकि हैं दोनों ही एक उम्र के बालक, परंतु आर्थिक कुछ रीज़न भी हो सकते हैं जिनके कारण बच्चा क्या हो जाता है, पिछड़ जाते हैं, तो वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। दूसरा है मानसिक कारण। मानसिक कारण क्या होता है, मानसिक कारण, मान लीजिए किसी बच्चे की IQ है 25, तो वो कौन सा, जड़ बालक है, ठीक है, जड़ बालक है। किसी बच्चे की IQ है 110, तो वो क्या है, सामान्य बालक। और किसी बच्चे की IQ है 120 प्लस,
ठीक है, 120 प्लस। तो ये आपके हो गए क्या, ये हो गए मंद बुद्धि बालक यानी जड़ बालक जिनमें बहुत ही कम लेवल बुद्धि। ये आपका नॉर्मल है, सामान्य एवरेज है, और ये आपका क्या हो गए प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, तो ये बच्चा क्या है, ये बच्चे इसको अलग प्रकार की शिक्षा दी जाएगी क्योंकि इस बच्चे का दिमाग कमज़ोर है। इसको ज़्यादा TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना पड़ जाएगा, अच्छी अच्छी टेक्निकों का यूज़ करना पड़ जाएगा ताकि वो उसका स्तर भी बढ़ सके। इस बच्चे को अलग शिक्षा दी जाएगी क्योंकि ये सामान्य स्थिति पे यानी इससे आगे है। अब जैसी शिक्षा इसको दे रहा है वैसी इसको तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये तो इससे आगे है, ये वाला जो है वो इससे आगे है, तो इसको अलग प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब इससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा इसको दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्योंकि ये 110 है और ये 120 है, इसका दिमाग और भी तेज है, तो ये हो सकता है कि भाई कुछ अच्छा कर पाए, ये और आगे बढ़ेगा, तो इसको उस लेवल की शिक्षा दी जाएगी। ये भाई बहुत कम है। ठीक है, तो सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, उनको एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो शिक्षक है उसने तो अपना एक टॉपिक तैयार किया और लेक्चर दिए और निकल लिए, बट ऐसा नहीं है कि आप सभी बालकों को एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं। ऐसा मनोविज्ञान ने कहा है कि बालकों की आवश्यकताएं, बालकों की स्थितियां अलग अलग हैं, आप उनको एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी गत्यात्मक योग्यता। मान लीजिए कोई बालक क्या है, डल टाइप होते हैं, बहुत से बालक कैसे होते हैं, डल होते हैं, और बहुत से बालक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जो एक्टिव होते हैं, मैम ने बोला ये करके लाओ, वो करके लाओ, मैम ने बोला आज तुम्हें 4.1 क्या कहते हैं एक्सरसाइज पूरी लगा के लाना, तो उसने फटाफट 2-4 घंटे में जल्दी अपना काम वर्क फिनिश करके, और लो मैम मैंने कर दिया, सबसे पहले ला के पेश कर दिया। ये बच्चा क्या है, थोड़ा डल टाइप का है, ये कमज़ोर सा है, क्षीण है, शारीरिक रूप से क्या है, शारीरिक रूप से इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ये बालक शारीरिक रूप से कमज़ोर है, इसकी नसें कमज़ोर हैं, इसको खान पान अच्छा नहीं है, मतलब खाता अच्छा नहीं है, तो ये कमज़ोर है, चश्मा वश्मा लगाता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये क्या करेगा, ये वही एक दो क्वेश्चन करेगा फिर नहीं कर पाएगा, फिर करेगा एक आध क्वेश्चन फिर नहीं कर, तो ये क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। अब जब ये पिछड़ जाएगा तो इसको जब मैम ने 4.1 बोला था, तो मैम अब 4.2 पढ़ाएंगी क्लास में, क्योंकि इसको 4.1 पहले उन्होंने होमवर्क में दिया था, तो इस बच्चे ने कर लिया, इस बच्चे ने नहीं कर पाया। तो अब जब 4.2 करवाएंगी वो क्लास में, तो ये तो पीछे हो गया ना, तो टीचर को 4.2 ना करवा के इसको भी देखना पड़ेगा कि भाई ये बच्चा जो है, ये जो बच्चा है ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका रीज़न जानो कि इसने 4.1 होमवर्क वाला काम क्यों नहीं करा, ना कि टीचर का दायित्व है कि वो 4.2 पे पहुंच जाए। तो यही भिन्नता है आपसी में, तो ये सारी एक भिन्नता भी मान सकते हैं आप इसको। तो ये हमारा क्या आ गया, गत्यात्मक योग्यता। ठीक है, विभिन्नता के विभिन्न स्वरूप होते हैं। शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व देख लीजिए, कोई बच्चे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कार्ल यूंग और जुंग जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने 3 टाइप के व्यक्तित्व बताए। एक तो हमारा कौन सा बताया, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वो जो क्या करते हैं, अपने में ही मग्न रहते हैं, और बाहिर्मुखी जो क्या होते हैं, थोड़े जॉली जिनको बोलते हैं, मजाकी स्वभाव के होते हैं, और जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। और उभयमुखी दोनों होते हैं, ये भी होते हैं और ये दोनों इसी में आ जाते हैं। ठीक है, थोड़े खुले टाइप के और थोड़े मतलब किसी की समझ में ना आए ऐसे टाइप की। तो ये व्यक्तित्व भी इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सृजनात्मकता बालकों के पाठ्यक्रम में ऐसे तत्व होने चाहिए जो उनकी मस्तिष्क का पूर्ण विकास करें, उनकी तर्क शक्ति का अन्य मानसिक योग्यता को संतुष्ट करें। वही चीज़ मैंने आपको बताया, मानसिक योग्यता को संतुष्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक 25 IQ वाला बालक है, तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं, उसको अलग तरह की शिक्षा दी जाए। 120 IQ वाला बच्चा अलग है, सृजनात्मक बालक अलग हैं, उनको अलग तरह की शिक्षा, मतलब सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम, ऐसा बोला है इन्होंने। बालक अधिकाधिक ज्ञान एकत्र करके सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सके। उपेक्षा रोकथाम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धांत व व्यक्तिगत विविधता के सिद्धांत को, भाई ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, ये हमारी जो बात है निकल करके आई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की बात हो रही है। ये कुछ टर्म्स हैं जो साइकोलॉजी से रिलेटेड ही हैं।
इन साइकोलॉजी की बात हो और ये टर्म्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब व्यक्तित्व में देखते हैं, व्यक्तित्व क्या इफेक्ट डालता है करिकुलम डेवलपमेंट में। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग पर पहले टाइम में क्या था, बहुत लिमिटेड था। कुछ लोग क्या करते थे, पहले खाली क्या देखा जाता था, शारीरिक बनावट को पर्सनालिटी बोल दिया जाता था। बट एट द प्रेजेंट टाइम, इस टाइम पे पर्सनालिटी वर्ड है ना जो बहुत आगे बढ़ चुका है। पर्सनालिटी को अब पर्सनालिटी नहीं कहा जाता है। पहले पर्सनालिटी जो पर्सोना वर्ड से बना था, पर्सोना वर्ड से बना था, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ क्या हुआ करता था, मुखौटा जिसको हम लोग बोलते हैं नकली चेहरा, इसका मतलब हुआ करता था नकली चेहरा या नकाब जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो हुआ करता था। यानी कि जो दिख रहा है बस वही पर्सनालिटी। आपकी शरीर अच्छा दिख रहा है, बड़े काले बाल दिख रहे हैं, फिट फाट दिख रहे हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी। इसी को बोलते थे लोग, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बट अब पर्सनालिटी को ऐसे डिफाइन नहीं किया जाता है। भाषा में बोलचाल की भाषा में सुंदर बनावट से लिया जाता था। पर मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व अनेकों पहलुओं का समन्वय बताया। क्या क्या बताया उन्होंने, पर्सनालिटी में रुचियाँ, क्षमताएं, आदतें, दृष्टिकोण, अप्रोचेस जिसको बोलते हैं हम, एटीट्यूड यानी किसी चीज़ को देखकर आप क्या क्रिया करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राह है, तो वो आपका एटीट्यूड हो गया। योग्यताएं, चरित्र, ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, वेशभूषा, तड़क भड़क, ये सब चीज़ें हमारी शारीरिक चीज़ें, पक्षवी, सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में आ जाती हैं। अभी वुडवर्थ है ये, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। वुडवर्थ नाम के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है और कई बार ये डेफिनेशन पूछी भी जा चुकी है कि ऐसा किसने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था, वुडवर्थ, ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था। युंग ने अपनी पुस्तक, मैंने भी बात बताई कि कार्ल जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप में व्यक्तित्व के 3 टाइप मैंने बताया, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है, ये 3 बताए उन्होंने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, 3 बताए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पाठ्यक्रम परिवर्तन बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सामग्री को स्थान प्रदान करना चाहिए। तो यही है कि बच्चे का व्यक्तित्व भी जानो, उसकी चीज़ों को समझो कि ये किस टाइप का है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये ताकि बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो पाए। उत्तम पाठ्य सामग्री को स्थान प्रदान करना चाहिए। पाठ्यक्रम यानी ऐसी पाठ्यक्रम सामग्री दी जानी चाहिए जो बालक का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे, ठीक है। ऐसे गुणों को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए जिससे बालक जीवन की प्रत्येक मेल में प्रगति कर सके, यानी आगे बढ़ सके हर स्टेप पर। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही कि मनोविज्ञान से ही शिक्षा आज इतनी आगे बढ़ पाई है। अदरवाइज़ तो पहले समय में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और पेड़ के नीचे शांत वातावरण में शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा में सिर्फ नैतिक और चारित्रिक चीज़ों को ध्यान में दिया जाता था। बालक के सभी पक्षों का विकास नहीं हो पाया करता था। तो यही आज की क्लास में ये कुछ हम लोगों ने इतना देखा है, व्यक्तित्व देखा है, उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता देखी है, अभिप्रेरणा का क्या रोल है, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का क्या रोल है, इसके बाद हमने ये सब आज की क्लास में देखा है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरह की वीडियो को आगे भी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना भी आप अपने साथियों को ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों और आपको और अच्छा कंटेंट लाकर आपके सामने पेश करें ताकि आप भी अपनी ज्ञान को बढ़ा पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।